नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी जानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है इनसाइट्स के आईएएस का एडिटोरियल डिस्कशन। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे अब्राहम एकॉर्ड को, लेकिन फर्स्ट पार्ट टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से बीच में ही छूट गया था, तो इसको हम सेकंड पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम बेसिकली बात करेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव की, प्लस अब्राहम एकॉर्ड के क्या मायने हैं यूएस के लिए, इसी के बारे में। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के लिए इस डील के क्या मायने हैं। तो इंडिया स्टार्टिंग से ही वेस्ट एशिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया हमेशा से ही चाहता था कि वहाँ पर पीस आए, स्टेबिलिटी आए, वहाँ पर डेवलपमेंट हो, सो दैट वहाँ पे हर देश के साथ इंडिया अपना डिप्लोमेटिक टाई अप स्थापित कर सके, क्योंकि वेस्ट एशिया जो है इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड का हिस्सा है। इसी दिशा में अब अगर यूएई और इजराइल के बीच में जो डील साइन होने वाली है, इसकी वजह से क्या होगा कि फुल नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाई अप होगा बिटवीन यूएई एंड इजराइल, और इस कदम का इंडिया ने खुले दिल से स्वागत किया है। एक बात जो इंडिया को नोटिस करनी होगी, जिस पे रिव्यू करना होगा, वो है ईरान के साथ अपने रिलेशन। ईरान को यूएई और इजराइल और बाकी अरब कंट्रीज अपना कॉमन एनिमी मानते हैं। तो अगर नई दिल्ली को ईरान के साथ अपने रिलेशंस को स्थापित करना है, तो इस दिशा में नई दिल्ली को दोबारा से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने सीधा सीधा ये बोला है कि अरब देश के साथ इजराइल का अगर कोई भी टाई अप होता है तो ईरान के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए ये डायरेक्ट थ्रेट बन के सामने आएगा। ये जो डील साइन हुई है यूएई और इजराइल के लिए, इंडिया के लिए ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई नई अपॉर्चुनिटीज अब खुलने वाली हैं गल्फ नेशंस में, और ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं नई दिल्ली के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। अब अगर इसी बात में ध्यान दिया जाए दोस्तों, तो अबू धाबी जो यूएई की कैपिटल है और जेरूसलम जो इजराइल की कैपिटल है, इन दोनों के ही साथ इंडिया के ऑलरेडी रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन एक समय पे दोनों देशों को राजी करना इंडिया के लिए हमेशा से ही मुसीबत की सिचुएशन साबित होता था। लेकिन अब अगर इन दोनों के बीच में ही डिप्लोमेटिक टाई अप स्थापित हो जाएंगे, तो इंडिया को इन दोनों के साथ ही अपने रिलेशंस को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना, नरमी बरतना बहुत आसान हो जाएगा। ये एक ऐसा रीजन है दोस्तों, अबू धाबी और जेरूसलम यानी यूएई और इजराइल, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे इंडिया को एनर्जी सप्लाईज बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में मिलती है। यहाँ पे इंडिया के डीप स्टेक है, न सिर्फ एनर्जी सप्लाई की दृष्टि से, बल्कि यहाँ पे इंडिया का बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन भी आपको मिलेगा। अब अगर ये एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिली है, तो इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि यूएई के साथ जल्दी से जल्दी अपना डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशन इंडिया को स्थापित कर देना चाहिए। इजराइल के साथ ऑलरेडी इंडिया एक क्लोज डिफेंस पार्टनर है, और यही क्लोजनेस अब यूएई के साथ भी इंडिया को बढ़ानी चाहिए। ना सिर्फ यूएई बल्कि सऊदी अरेबिया के साथ भी इंडिया को अब आना चाहिए। अब अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो बहुत सारा काम ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अब अगर इकोनॉमी के लिहाज से भी इंडिया को ये देखना है, तो इकोनॉमी के लिहाज से भी ये जो रीजन है इंडिया के लिए नए नए और बड़े बड़े दरवाजे खोलने वाला है। इम्पोर्टेंटली क्या है कि इंडिया अपना जो अच्छा टाई अप है इन देशों के साथ ये स्थापित कर सकता है, जिससे कि अगर इन देशों के बीच में फ्यूचर में कोई डील होती है, जैसा कि इजराइल ने बोला है, तो दोस्तों इस डील की वजह से इंडिया को फ्यूचर में और भी ज़्यादा फायदा ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की वजह से इंडिया को अब दो पार्टनर्स में से एक को चुनने की नौबत नहीं आएगी। अब होता क्या है दोस्तों कि जैसे जैसे अरब के बाकी देश एक साथ होते जाते हैं, ये एक साथ आते रहते हैं, इस वजह से होगा क्या कि धीरे धीरे करके जो ईरान है वो वीक हो जाएगा। ये बाकी देशों की कंपैरिजन में ये कंट्री जो है वीक पड़ जाएगी, लेकिन ईरान को हम उतना भी ज़्यादा वीक नहीं समझ सकते। ईरान फिर भी उतना ज़्यादा वीक नहीं होगा, यह डिसरप्टिव पावर नहीं हो सकता है। अगर ईरान वीक हो गया तो दोस्तों ये फिर भी अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा, ये उतना ज़्यादा वीक नहीं हो पाएगा। इस लिहाज से क्या होगा दोस्तों कि ईरान के साथ सीधा सीधा टक्कर लेने से बचना चाहिए। शिया और सुन्नी इन दोनों के बीच में अगर हम बैलेंस स्थापित कर दें, तो अभी ही इस रीजन में, यानी जो मिडल ईस्टर्न रीजन है, जो अरब कंट्रीज है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, इन रीजन में क्या होगा
कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। और ये कब होगा? जब शिया और सुन्नी के बीच में सारे विवादों को खत्म कर दिया जाए और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। रिसेंट ईयर में हुआ क्या है दोस्तों, हमने ये देखा है कि चाइना यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ाता जा रहा है। चाइना यूएई के क्लोज आता जा रहा है और इजराइल के साथ तो ऑलरेडी वो क्लोज है, इसी के साथ ही सऊदी अरेबिया के साथ भी वो अपना क्लोजनेस बढ़ाता जा रहा है। तो चाइना का भी इस एरिया में इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको टैकल करने के लिए इंडिया को भी इस एरिया में जल्दी से जल्दी अपने रिलेशंस को और भी ज़्यादा मजबूत करना होगा। ये एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिली है इंडिया को और इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री, अगर यूएसए की बात की जाए तो यूएसए के लिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री साबित होने वाली है। आप सभी को पता है नवंबर में यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं प्रेसिडेंसी के। अब इन इलेक्शंस को भी अगर ध्यान में रखा जाए तो इन इलेक्शंस का फायदा अब एडमिनिस्ट्रेशन को होने वाला है। द टाइमिंग्स ऑफ द एग्रीमेंट इज सो सिग्निफिकेंट, इसीलिए इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए यूएसए के लिए ये जो एग्रीमेंट की टाइमिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। और जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। मिस्टर ट्रम्प्स ईरान पॉलिसी फेल टू क्लिंच एनी रिजल्ट, दिस आउटरीच टू नॉर्थ कोरिया इज स्टिल इनकंक्लूसिव। तो दोस्तों हुआ क्या है कि इलेक्शंस में अपने आप को मजबूत स्थापित करने के लिए ट्रंप ने ईरान पे कई सारे सैंक्शंस लगाए थे। ईरान की पॉलिसी जो ट्रंप की थी वो फेल हुई थी। इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया के साथ आप सभी को पता होगा कि बहुत ज़्यादा टसल हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो इस वजह से क्या होता है कि कोई भी रिजल्ट नहीं निकल के आया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इन सब पॉलिसीज़ का कोई फ़ायदा नहीं मिला है। लेकिन अब फाइनली एक ये जो एग्रीमेंट साइन होने वाला है, ये जो अब्राहम एकॉर्ड है, इस वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा फायदा फ्यूचर में होने वाला है इस आने वाले इलेक्शंस में। द यूएस इज विदड्रॉइंग फ्रॉम अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में से यूनाइटेड स्टेट्स अपने ट्रूप्स को वापस बुला रहा है, ठीक है। और जब उस समय पे जब तालिबान जो है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे अमेरिका के नौजवान, अमेरिका के जो मिलिट्री है अफगानिस्तान से पीछे हटेगी, वैसे वैसे अफगानिस्तान पे और भी ज़्यादा गहरा कंट्रोल होता जाएगा तालिबान का। तो ऐसे समय पे अमेरिका ने अपने लोगों को वहां से वापस बुला लिया है। यूएस का टाइज विद चाइना हैव हिट रॉक बॉटम। तो आप सभी को पता है चाइना के साथ तो यूएस के रिलेशंस दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। President Trump wanted a diplomatic victory and his closest allies in West Asia, of course, driven by regional factors, have given him one. तो दोस्तों एक के बाद एक हमने ये नोटिस किया है कि ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक के बाद एक ऐसे कई सारे फैसले लिए हैं जिन फैसलों की वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक स्टेप पीछे ही गया है। तो अब ये जो डिप्लोमेटिक टाई अप हम देखने वाले हैं, इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये टाई अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और नवंबर के इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप इस टॉपिक को इम्पोर्टेंटली हाईलाइट करेंगे। इफ मोर अरब कंट्रीज ओपन टाई अप विद इजराइल इन द कमिंग मंथ्स, प्रेसिडेंट ट्रंप कुड क्लेम अ मेजर डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू इन द अरब इजरायली रिलेशंस। तो दोस्तों जैसे जैसे यूएई के साथ साथ अगर बाकी और भी देश आते हैं और इजराइल के साथ अपने टाई अप स्थापित करते हैं, तो इसका सारा का सारा श्रेय अमेरिका को जाएगा, अमेरिका ही लेगा। अमेरिका ये बोलेगा कि क्योंकि हमने इनको इनिशिएट किया था, हमारे कहने पे यहाँ पे अरब में जो पॉलिटिक्स है वो वहाँ पे स्टेबिलिटी आई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इस एक एग्रीमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। और हो सकता है फ्यूचर में इजराइल के साथ बाकी और अरब नेशंस का अगर इस तरीके का कोई एग्रीमेंट साथ में आता है तो इसका सीधा सीधा जो प्रॉफिट है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ही मिलेगा। तो अब कंक्लूजन क्या ड्राइव किया जा सकता है? कंक्लूजन ये ड्राइव किया जा सकता है कि इंडिया जो है अपना कंक्लूजन ये है दोस्तों कि इससे पहले कि चाइना का इन्फ्लुएंस इस एरिया में बढ़ जाए, इंडिया को इस मार्केट को जल्दी से जल्दी कैप्चर करना पड़ेगा। और ये क्योंकि इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड का हिस्सा है, तो इसलिए भी इंडिया को इस एक एग्रीमेंट का पूरी तरीके से फायदा उठाना चाहिए। और इससे पहले कि चाइना यहाँ पे चौका मार दे, इंडिया को मौके पे चौका मारना चाहिए। दूसरा ये है कि मिडिल ईस्ट के लिए ये एक हिस्टोरिक डे है, क्योंकि यहाँ पे पीस के लिए यानी शांति के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाया जा रहा है।
तीसरा ये है कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं दोस्तों, वहाँ पे जो मोस्ट डायनामिक सोसाइटीज़ हैं उनके बीच में ये एक नया एग्रीमेंट साइन होने वाला है। इस वजह से हम क्या देखेंगे, फ्यूचर में इस रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होने वाली हैं, फॉरेन पीपल एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशन में आने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो एक पीस डील है, अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, इंडिया के लिए, यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करती हूँ आज के सेशन से, अब्राहम अकॉर्ड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपोर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।